नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल उर्फ प्रचंड ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 2 बार प्रधानमंत्री रहे प्रचंड इस बार 9 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। गठबंधन दलों से किए गए वायदे के मुताबिक उन्होंने स्थानीय चुनावों के पहले चरण के बाद प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया। अब नेपाली कांग्रेस देश का नेतृत्व करेगी। प्रचंड के इस्तीफे के बाद नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद है। देश के नाम अपने संबोधन में प्रचंड ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। उन्होंने एक संतुलित विदेश नीति चलाई और पड़ोसियों के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने के साथ साथ विश्वास बहाली में सफल रहे। पिछले साल 3 अगस्त को नेपाली कांग्रेस के साथ सहमति बनने के बाद उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में कामकाज संभाला था। वो अकेले ऐसे कम्युनिस्ट नेता हैं जो नेपाल के 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। साल 2008 से 2009 के दौरान प्रधानमंत्री प्रचंड के कार्यकाल में नेपाल के भारत के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहे, लेकिन दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने पहले विदेश दौरे के लिए चीन की बजाय भारत को चुना। सत्तारूढ़ दलों नेपाली कांग्रेस और प्रचंड की सीपीएन माओवादी पार्टी के बीच बनी सहमति के मुताबिक फरवरी 2018 में संसद के चुनाव होने तक दोनों दल बारी बारी से सरकार का नेतृत्व करेंगे। देश देशांतर में आज बात प्रचंड के इस्तीफे की और इसके बाद क्या होगा नेपाल की राजनीति पर, इस पर भी बात करेंगे। इस चर्चा में एक खास पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। मेरे साथ हैं नेपाल में भारत के राजदूत रह चुके शिवशंकर मुखर्जी, दक्षिण एशियाई मामलों के जानकार प्रोफेसर एसडी मुनि, नेपाल की राजनीति को नज़दीक से जानने वाले प्रोफेसर हरिवंश झा और वरिष्ठ पत्रकार सतीश जैकब। साथ ही हमारे साथ काठमांडू से टेलीफोन लाइन पर हैं वरिष्ठ पत्रकार सी के लाल। सबसे पहले शुरुआत में सी के लाल साहब आपसे ही करना चाहूँगा कि ये प्रचंड का इस्तीफ़ा होगा, ये तो सबको मालूम था क्योंकि इसके लिए सहमति बनी थी जो दोनों गठबंधन में पार्टियां हैं उनके बीच ही। लेकिन ये कहा गया कि ये शायद जो स्थानीय निकाय के चुनाव का दौर चल रहा है उसका दूसरा दौर होने के बाद वो इस्तीफ़ा देते, उससे पहले इस्तीफ़ा देने की क्या वजह थी, जिसको केपी ओली साहब ने भी जिसका जिक्र किया है? ऐसा है कि जब सहमति हुआ था नेपाली कांग्रेस के साथ बारी बारी से सरकार को नेतृत्व देने का, उसके साथ एक मधेशवादी दल के साथ दूसरा सहमति भी था कि संविधान को संशोधन किया जाएगा और नेपाल में जो चुनाव होंगे स्थानीयता के, उसमें मधेशवादियों को भी साथ लिया जाएगा। ये संविधान संशोधन करवा नहीं पाए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल, तो शायद उनको लगा कि पहले चरण का निर्वाचन तो हो गया, हो सकता है दूसरी चरण के निर्वाचन में दिक्कतें आए, मधेशवादी उसमें सहभागी ना हो। अगर संविधान संशोधन होता तो इज्जत के साथ दरवाजे से वो निकल सकते थे। उन्होंने देखा कि संविधान संशोधन नहीं हुआ, अगले चरण में दिक्कतें आ सकती थी, तो बड़ी बहादुरी के साथ खिड़की से कूद के अपना निकल गए। अब जो समस्या है उनको समाधान करना नेपाली कांग्रेस के मत्थे उन्होंने बड़े आराम से मढ़ दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो उनका इस्तीफ़ा है इसके राजनीतिक मायने भी हैं और इसको लेकर के कुछ मतभेद भी हो सकते हैं। नेपाल की राजनीति में छोटा मोटा संकट भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, संकट के आसार तो नजर आ रहे हैं। अब देखिए दुनिया भर में क्या होता है कि विपक्षी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करती है। नेपाल में ये हो रहा है कि विपक्षी कह रही है कि गलत किया, इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, और आज भी संसद को चलने नहीं दिया विपक्षी दल ने, नेकपा एमाले ने। राष्ट्रपति ने जो नीति तथा कार्यक्रम बजट के लिए प्रस्तुत किया वो लावारिस है, क्योंकि वो जिस प्रधानमंत्री के तहत वो बना था, जो कार्यक्रम, वो प्रधानमंत्री इस्तीफा देके निकल गए हैं। तो अभी किसका कार्यक्रम होगा? संसद से धन्यवाद ज्ञापन तक नहीं हो पाया क्योंकि संसद विपक्षी दल अभी अवरुद्ध कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक संकट का समाधान नहीं है, राजनीतिक संकट बढ़ सकने के आसार भी उतने ही नजर आ रहे हैं। ठीक है, सी के लाल साहब आप रहे हमारे साथ, हम आपके पास दोबारा आएंगे। शिवशंकर मुखर्जी साहब, आप उस समय भारत के राजदूत थे नेपाल में जब राजशाही खत्म हुई, लोकतंत्र की बहाली हुई और नई संविधान सभा का गठन किया गया। 7-8 साल का 10 साल का सफ़र ये हो चुका है। इस बीच में अभी ये जो मौजूदा घटनाक्रम हो रहा है जिसके बारे में सी के लाल ये कह रहे हैं कि वो खिड़की से कूद के भागे हैं, एक तरह से अपना पीछा छुटाया है और शायद नेपाली कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सी के लाल जी ने जो कहा उससे मैं 100% सहमत हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही दोहराया सिचुएशन के बारे में, जो आज की जो स्थिति हुई है इनके रेजिग्नेशन के बाद जी।
जो समझौता हुआ था सीपीएन यूएमएल एमएलए के साथ कि 9 महीने के बाद रोटेशन होगा और शेर बहादुर नेपाली कांग्रेस लीडर गद्दी को संभालेंगे प्रधानमंत्री का, उसमें ये भी अंडरस्टैंडिंग था कि उस समय तक प्रचंड लोकल इलेक्शंस को ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हो पाया। उन्होंने कोशिश की है, थोड़े से अमेंडमेंट्स जो रखे गए थे उनको ट्वीक करने की कोशिश की है, मधेशियों को ऑन बोर्ड लाने की, और जो मधेश का डिमांड है कि लोकल इलेक्शंस भी एक लोडेड इलेक्शन है। मैं उन्हीं ने जो कहा, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं 2/3 हिल्स में हैं, 1/3 तेराय में हैं, कि पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है, क्योंकि मधेश का पॉपुलेशन तकरीबन 50% है, 48.9% है। तो ये जो षड्यंत्र हैं कि और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो लोकल इलेक्शन में जीतते हैं वो अपर हाउस में सीधे जाते हैं, तो ये जो षड्यंत्र हैं इसका मैं अब सूक्ष्म में बताता हूँ ताकि टाइम कम है। देखिए, एक सपना था आंदोलन के बाद नए नेपाल का, लेकिन पुराने ज़माने से जो पावर में हैं नेपाल में, वो एक नया नेपाल के तरफ तो थे, आंदोलन में सभी लोग थे, लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुनाव में ये जो अस्थिरता है पॉलिटिक्स में, इस वजह से है क्योंकि वो लोग नया नेपाल चाहते हैं लेकिन पुराने मधेश के साथ, और ये मूल प्रॉब्लम है। ठीक, प्रोफेसर हरिवंश झा साहब, आप क्या कहेंगे कि ये एक पोजीशन है जैसे वायदा किया गया था उसके मुताबिक हुआ, या जैसे अभी सीके लाल साहब और शिवशंकर मुखर्जी साहब ने कहा कि कुछ पेचीदगियां हैं और शायद जिनका मुकाबला वो नहीं कर पा रहे थे प्रचंड, और इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने, और इससे शायद एक बार फिर नेपाल एक राजनीति के भंवर में चला जाएगा? नहीं, ऐसी स्थिति है। जो प्रचंड जी जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो उससे पहले एक 3 सूत्रीय समझौता हुआ था इनका मधेशियों के साथ में, और इन्होंने कई महत्वपूर्ण चीज़ पर ये हम मधेशियों का जो समस्या है उसको सुलझाएंगे, इस तरफ में उन्होंने उसमें कमिटमेंट की थी। परंतु हमने ये देखा है जो 9-10 महीने का इनका जो कार्यकाल है उसमें इन्होंने ज़रूर कुछ प्रयत्न किया है कि मधेशियों को कुछ अधिकार दिया जाए या मधेशियों का जो समस्या है उसको एड्रेस किया जाए, परंतु वो पूर्ण रूप से उसमें विफल रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये देखता हूँ जो इनका जो एक कार्यकाल जो है 9-10 महीने का, जिसमें कि बहुत सारी उम्मीद की गई थी इनसे कि ये लेफ्ट ब्लॉक के हैं और ये मधेसी के साथ में सहानुभूति रखते हैं, तो ये मुझे लगता है जो ये इसका कोई ये आसार नहीं दिख पड़ता है एक्चुअली। जी, प्रोफेसर एस डी मुनी, आप किस रूप में देखते हैं नेपाल के इस मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम? देखिए, सबसे पहले इस्तीफ़ा का सवाल है, और माफ़ कीजिए मेरी राय सीके लाल और मुखर्जी साहब और झा साहब से थोड़ी अलग है, और वो ये है कि ये एक तरफा बात है ये कहना कि वो भाग के निकल रहे हैं परिस्थितियों से। मैं समझता हूँ जो आज की स्थिति है नेपाल में, उसमें कोई आदमी खड़ा होके, कोई इंसान खड़ा होके दावे से ये नहीं कह सकता है कि हम संविधान का संशोधन कर लेंगे और जिस तरह से चुनावों की प्रक्रिया हो सकती है वो हो जाएगी। जब प्रचंड आए थे तब भी ये बात उतनी मुश्किल लग रही थी। जो पॉजिटिव साइड है प्रेजेंट के लिए, पहली बात तो ये कि उन्होंने जो वादा किया था वो निभाया है। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने जो वादे किए हैं वो नहीं निभाए गए। नहीं, लेकिन मधेशियों के साथ वाला वादा तो कौन सा वाला? मधेशियों के साथ। नहीं, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर जी। सत्ता में रहने के वादे नहीं निभाए, यहाँ तक कि इलेक्शन होने के बाद 3 महीने तक जीपी कोइराला ने भी अपनी सत्ता नहीं छोड़ी और उन्होंने पावर ट्रांसफ़र नहीं की। तो जो ट्रेडिशन पिछले 8-10 साल से हम देख रहे हैं, उससे पहली बार अलग होके जो वादा हुआ उसको पूरा किया। दूसरी बात, चुनाव को 2 चरणों में करने की बात पहले नहीं थी। चुनाव को 2 चरणों में कराने का जो इनिशिएटिव था और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चेंज करके पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने का काम प्रचंड की वजह से हुआ है। उन्होंने इसी वजह से जो मधेश के कुछ दल हैं वो उनके साथ आए और उन्होंने ये बात मानी कि आप संविधान को इंट्रोड्यूस कर दीजिए पार्लियामेंट में तो हम इलेक्शन होने देंगे। उन्होंने इलेक्शन होने दिए और अभी भी जो बातें चल रही थी उससे काफ़ी ये संभावना थी कि शायद, देखिए मधेश बिखर रहा है, मधेश को आप एक तरफ राजनीतिक दृष्टिकोण से, और दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत खुश नहीं हूं मैं उससे,
लेकिन उस बिखर रहा है। तो प्रचंड का जब आप इवेलुएशन करेंगे कि इस स्थिति पे क्यों छोड़ के गए हैं, उसमें ये बात सही है, एक तरफ लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता था इसलिए वो लेके भाग गए, और दूसरी बात ये भी सही है कि जो बहुत सारी बातें इनके सत्ता में आने के समय नहीं सी लग रही थी उसको उन्होंने आगे भी बढ़ाया। ठीक, सतीश जेकब साहब, आप भी नेपाल की राजनीति को बहुत करीब से देखते रहे हैं और शायद पहले भारतीय पत्रकार थे जिन्होंने प्रचंड का इंटरव्यू किया था प्रधानमंत्री बनने के बाद। ये जो उनके अंदर एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि साहब 2 बार उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, हालांकि इस बार तो उन्हें छोड़ना ही था, कुछ वक्त की आगे पीछे का पे बात हो सकती है, लेकिन जो सीके लाल साहब कह रहे थे कि जो मधेशियों के साथ वायदे थे, जो संविधान में संशोधन की बात थी, अभी भी लग रहा है कि नेपाल 8-10 साल बाद भी राजशाही ख़त्म होने के बाद एक ट्रांजिशन पीरियड में है। मैं ये समझता हूँ कि मधेशियों का जहाँ तक प्रश्न है, कुछ ऐसा लगता है कि मधेशियों के साथ जो मेनलैंड पॉलिटिशियंस हैं वो हैं, उनके एक भावना है जो उनसे ज़्यादा हमदर्दी नहीं है। प्रचंड साहब का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ कि जब मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, वो उस वक्त किया था कि वो पहली बार जद्दोजहद के बाद मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए थे। उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होने वाला था, नई जागृति हुई थी और दोबारा उन्होंने बीच में रखा। प्रचंड मैं समझता हूँ, मुझे हमेशा से ये लगा कि वो एक ऑनेस्ट आदमी है, कोशिश करते, लेकिन इस दफ़ा मुझे लगा कि वो उन्होंने हाथ पैर छोड़ दिए। उनको ऐसा लगा कि मेरे बस की बात नहीं है, जिससे कि ज़्यादा मेरी बदनामी हो, उनको यहाँ से निकल जाओ ताकि ब्लेम मुझ पे ना आए। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये एक जो मसला है मधेशियों का, वो वहीं का वहीं रखा है, और नेपाल के लिए भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि अस्थिरता जो है इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब ये समझ में नहीं आता कि आगे चल के इस गुत्थी को कैसे समझाया जाएगा, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि इससे एक अफसोस वाली बात है और इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए, वरना जैसे इन्होंने कहा प्रोफेसर ने कि जो मधेशी हैं वो बिखर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, सीके लाल साहब, सवाल ये है कि अब नेपाल में क्या होगा, नई सरकार आएगी, 10 दिन का वक्त है, देउबा साहब को शायद शपथ लेने में लगेगा। आपने उनकी समक्ष जो चुनौतियां उनका जिक्र किया, लेकिन जो एक स्थिरता की उम्मीद की जा रही थी कि नेपाल की राजनीति में आएगी और वो संविधान सभा में जो प्रस्ताव हैं वो ठीक से बन पाएंगे, उसका क्या भविष्य नज़र आता है? देखिए, शेर बहादुर देउबा साहब पहले 3 बार प्रधानमंत्री हो चुके हैं। पहली बार जब सन 90 के मध्य में वो प्रधानमंत्री हुए थे नेपाली कांग्रेस के नेता के हैसियत से, तो माओवादी सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ था, उनकी असफलता थी। दूसरी बार वो प्रधानमंत्री बने तो संकट काल लगा, सेना के साथ संघर्ष बढ़ा और राजा ने उन्हें असक्षम प्रधानमंत्री घोषित करके निकाल दिया। तीसरी बार उनको तत्कालीन राजा ने प्रधानमंत्री बनाया और फिर उसी राजा ने हटा दिया। चौथी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति का विगत देखते हैं तो कुछ अंदाजा होता है कि भविष्य कैसा होगा। तो पुष्पकमल दाहाल जो थे सो थे, लेकिन जो आ रहे हैं उनकी जगह, उनसे कुछ ज्यादा आस तो जगती नहीं है। तो अंग्रेजी में ट्विडलडम कहते हैं कि नेपाल के जो पहाड़ी दल हैं, एक ब्राह्मण महोदय गए और एक ठाकुर महोदय आ रहे हैं, बाकी जनताओं का क्या होगा, हाल क्या होगा, तो बड़ी मुश्किल सी स्थिति नजर आ रही है। आज राष्ट्रपति ने आह्वान किया है कि सहमतीय सरकार गठन हो, जैसा कि हमारे संविधान में है, वो होगा नहीं। फिर बहुमतीय प्रधानमंत्री का प्रक्रिया शुरू होगा। अभी तक दिखता है कि शेर बहादुर प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर विपक्षी का रवैया ऐसा ही रहा, संसद अवरुद्ध होता रहा, तो वो लंबा भी जा सकता है। लंबा खिंचा तो स्थानीय निर्वाचन जो दूसरे चरण का है वो हो नहीं पाएगा। तो फिर
तीसरे किस्म की राजनीतिक संकट फिर से आ पड़ेगी। तो अंधेरा सा दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है आगे का रास्ता कि कम से कम एक तो जगह बाकी है जहां कुछ उजाला दिख रहा हो। तो पुष्पकमल दाहाल कोई बहुत बहादुरी का काम करके नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आप रहे वसीक लाल साहब। शिवशंकर मुखर्जी साहब, मेरे ख्याल में बहुत ही जिसको कहते हैं ना हकीकत पसंद बातें ये कर रहे हैं, और जो सूरत हाल है नेपाल की उसको बयान सीके लाल साहब ने किया है। अब काफ़ी निराश भी लग रहे हैं, अंधेरे की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, आपका जो तजर्बा है नेपाल में, आपने देखा है उसकी राजनीति को और ख़ास करके उसकी जो विदेश नीति है, भारत के साथ रिश्ते, तो ये सब किस तरफ जाएगा नेपाल? देखिए, पहले तो इसका कारण देखना पड़ेगा। 2008 में पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुना गया। इस मई में तकरीबन एग्जैक्टली 9 साल हो चुके हैं जी। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हो गया है जी। एक संविधान बना जो कि बहुत पहले बनना था, लेकिन बना और उसमें त्रुटियां देखी गई। प्रधानमंत्री आए, सरकार आए गए, तो ये रोलर कोस्टर राइड जो है डेमोक्रेसी का, ये चलता रहा है। अस्थिरता घटा नहीं है। नॉर्मल लाइफ शायद चलता रहा हो, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस जो है, पीस प्रोसेस का अंत, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, वो नज़र नहीं आ रहा है। मैं इनसे सहमत हूँ, वो मुझे भी इस समय नज़र नहीं आ रहा है। और फिर भी मैं फिर से दोहराऊंगा, अब ये जो बात है मधेश की, फंडामेंटल एग्रीमेंट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में के पहले इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के समय, टोटल इक्वालिटी का, मधेशी राइट्स का, मधेशी ऑटोनॉमी का, और उसमें स्पेसिफिक डिमांड्स थे जो माने गए थे और इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिए गए थे। उसका अवहेलना किया गया, उसको रिजेक्ट किया गया नया कॉन्स्टिट्यूशन में, उस वजह से लड़ाई हो रही है। अब रही बात मधेशी लीडर्स की, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बिखरे हुए हैं। कोई इस रास्ते पे जाता है, यूनिटी बनती नहीं है, टूटती है फिर, तो उसमें कुछ एडमिरेशन वो नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि लीडरशिप जैसा भी हो, वो प्रिंसिपल वो रहता है। जैसे कि आंदोलन जब नेपाल में हुआ, उसके बाद यहाँ भी भारतवर्ष में भी आवाज़ें उठती थी कि भाई ये तो अनसर्टेनिटी हो जाएगा, ये पॉलिटिशियंस का रिकॉर्ड है कि आपस में झगड़ते रहते हैं, क्या फ़ायदा होगा। तो उस समय नेपाल की जनता, भारत, सारी दुनिया ने डेमोक्रेसी को बैक किया। ये नहीं इंतज़ार किया कि सारे पॉलिटिशियंस इकट्ठे होंगे और एक तरफ चलेंगे। इसीलिए मधेश का जो प्रिंसिपल्स हैं, चाहे मधेशी मोर्चा 100% बना रहे या ना रहे, चाहे उनके लीडर्स में त्रुटियां हों, उनके वीकनेसेस हों, वो प्रिंसिपल जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा, अस्थिरता बना रहेगा। जी। प्रोफेसर हरिवंश झा साहब, आप क्या मानते हैं कि नेपाल में जैसे इस वक्त हालात हैं और जिनका जिक्र सीके लाल साहब और शिवशंकर मुखर्जी साहब ने किया, जो समस्याएं वहाँ बनी हुई हैं, क्या उम्मीद की जाए कि नेपाल स्थिरता की ओर बढ़ पाएगा? नहीं, मुझे बिल्कुल अभी नहीं लग रहा है जो हम ये कोई स्टेबिलिटी के तरफ बढ़ रहे हैं, स्थिरता के तरफ, मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि मेन कमजोरी जो है नेपाल में, वो है ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है। एक वर्ग जो शासन में है, सत्ता में है, वो नहीं चाहती है जो किसी दूसरे को, जो एक बहुत बड़ी समुदाय है मधेसी और जो उपेक्षित जो वर्ग हैं, उनके साथ में हम साझेदारी करें, उनके साथ हम पावर शेयरिंग करें, वो नहीं चाहती है। यही चीज़ रिफ्लेक्ट हुआ संविधान में। तो ये मौलिक रूप से अभी का जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं इलेक्शंस में, वो सारी की सारी जड़ उसकी जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर अमेंडमेंट नहीं होगा, जो ये मधेसी हैं, जनजाति हैं, जो और वर्ग हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप्स, उनको जब तक उसमें सहभागी प्रॉपर जो सो अधिकार नहीं मिलेगा उनके ये, तब तक मुझे लगता है जो ये इलेक्शंस की कोई बात ही नहीं सेकंड चरण की। पहले का इलेक्शंस तो बहुत इजी था, आपने एक क्षेत्र में, आप एक वर्ग के बीच में आपने करा लिया। एक्चुअली वहाँ पर मेन जो चुनौती है वो दूसरे क्षेत्र में, मतलब मधेसी क्षेत्र में कराने की है। तो वो जब तक आप इनकी मांगों को संबोधित नहीं करेंगे, तब तक आप जो है सो वहाँ पर इलेक्शंस करा सकते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और यदि इलेक्शंस नहीं होगा तो एक बहुत बड़ा संकट मुझे लगता है जो नेपाल में आने वाला है, एक दूसरा आंदोलन। जी। प्रोफेसर एस टी मुनि, अभी ये जो बातें कही गई, इनसे आप सहमत हैं या आपको लगता है कि नहीं कोई दूसरा रास्ता भी होगा? देखिए, ये इंडिविजुअल बेस्ड एनालिसिस जो है
कि देवबा काम के नहीं हैं, प्रचंड काम के नहीं हैं, यूएमएल के लीडर ऐसे हैं। अब ये आपको बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाता है। अगर आप नेपाल की स्थिति देखें तो वहाँ की राजनीति पूरी की पूरी बिखरी हुई है, पोलराइज्ड है, बहुत डीपली पोलराइज्ड है। चाहे वो सोशो कल्चरल और इश्यूज़ पे हो, चाहे इकोनॉमिक इश्यूज़ पे हो, चाहे पॉलिटिकल इश्यू, इस पे डिवाइडेड है कि नेपाल को हिंदू राज्य होना चाहिए, दोबारा मोनार्की होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये भी एक पोलराइजेशन है। ये डीपली पोलराइज्ड पॉलिटी है, और डीपली पोलराइज्ड पॉलिटी में जब तक लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं होगी, जैसे एक वक्त में गिरिजा प्रसाद कोइराला थे, तो कोई बात आगे बढ़ नहीं सकती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि नेपाल में एक और खासियत है कि आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा और आखिर में कुछ हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा नहीं, बन गया। ये नई सरकार बनेगी नहीं, बन गई। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चेंज नहीं किया जा सकता, चेंज कर दिया गया। पार्लियामेंट इसको रजिस्टर नहीं होने देगी, रजिस्टर हो गया। इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन हो गया। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि हाँ, जो हालात हैं वो बहुत आशाजनक नहीं लगते हैं, लेकिन आशा की तरफ काम करना चाहिए और काम करना संभव है। और उसमें एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस और माओवादी, इन दोनों का जो संगठन अलायंस था उसने इतना बड़ा परिवर्तन लाया। उसके बाद में पहली बार ये अलायंस अब हुआ है। और अगर नेपाल के हित की बात आप सोचते हैं तो मैं समझता हूँ इस अलायंस को बने रहना चाहिए, मधेश को उसके साथ जुड़ना चाहिए कुछ समझौता करके। ऐसा नहीं है कि जो मधेश भी सारी बातें चाहता है, कुछ समझौता करके तो आगे संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ काला है, सारा कुछ डार्क है। जी सतीश जैकब साहब, आपको क्या भविष्य नज़र आता है नेपाल का? और जैसा प्रोफेसर एस डी मुनी कह रहे हैं कि ये एक फॉर्मिडेबल अलायंस है, ये ज़्यादातर लोगों को एक्सेप्टेबल है, तो और अभी इसकी सरकार चल ही रही है, तो क्या कहेंगे आप? प्रोफेसर मुनी ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है। इन्होंने जिक्र किया है माओवादियों का। मेरे दिमाग में ये बहुत देर से, जब से ये हमारा ये डिस्कशन चल रहा है, दिमाग में ये है कि चाइना किस तरीके से इस स्थिति को देख रहा है। और जैसे फुटबॉल के मैच में होता है कि मेसी कैसे गोल मारता है, अपॉर्चुनिस्टिक, मैं समझता हूँ कि वो भी अपना कोई प्लानिंग कर रहे होंगे। अगर इस स्थिति को जल्दी से नेपाल के राजनीतिज्ञों ने नहीं सुधारा तो वही मामला होगा जो बंदर और वो जो बिल्ली का। तो उससे बचने के लिए मैं समझता हूँ अपने देश के हित के लिए इनको जल्दी से जल्दी अपने सारे जितने भी इनके मतभेद हैं उनको ख़त्म करके एक सॉलिड स्थिति लाना चाहिए। वरना हमेशा ये होता है कि बाहर की जो पावर है वो देखती है कि किस तरह से वो एडवांटेज ले, वो एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। चलिए, शिवशंकर मुखर्जी साहब, बहुत अहम बात कही सतीश जैकब साहब ने, और चीन का एंगल वो लाए। और हम भी अगर अपने भारतीय हितों की बात करें तो ये देखा गया है कि पिछले 8-10 साल के अंदर भी नेपाल कई बार उस तरफ जाता रहा है। अभी भी जो चीन ने वन रूट वन बेल्ट की बात बेल्ट वन रोड, हाँ, तो उसमें भी नेपाल वहाँ खड़ा मिला है, जबकि भारत नहीं था। भारत के हित के मुताबिक आपको क्या लगता है कि ये जो गठबंधन की सरकार है ये सही कर पाएगी कुछ? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी, नेशनल इंटरेस्ट जो फॉरेन पॉलिसी के साथ जुड़ा हुआ, उसमें हमारा सबसे बड़ा चैलेंज शायद चाइना है। और नेपाल एक स्टेट है जो चाइना और इंडिया के बीच में है। तजुर्बे के हिसाब से मैं कह सकता हूँ पुराने ज़माने में तकरीबन 2-3 साल पहले तक पॉलिटिकली चाइना ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता था। जो नेपाल में रूलर थे वो उनके साथ काम करते थे। और जब जब एंटी इंडिया फीलिंग पुराने ज़माने में बढ़ते थे, उनके प्रधानमंत्री चीन जाते थे और चाइना कार्ड जो है प्ले करते थे महेंद्र के ज़माने से। जी, संक्षेप में। तो चाइना हमेशा उनको कहती थी कि देखिए, जियोग्राफी देखिए, इंडिया के साथ आप लोग अच्छे रिलेशन बना के रखिए। लेकिन 1-2 साल पहले से, जैसे कि जब ओली गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए था, तो चाइना का रोल तो बहुत बड़ा हो ही गया है इकोनॉमिकली, लेकिन पॉलिटिकली भी वो ओपनली उभर के आ गए हैं काठमांडू में। तो ये हमें बहुत गौर से देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर
SD मुनि, शिवशंकर मुखर्जी, सतीश जैकब साहब और प्रोफेसर हरवंश झा हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही CK लाल साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर काठमांडू से थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि नेपाल में प्रचंड के इस्तीफे के बाद जो सत्ता परिवर्तन होगा वो वहाँ की राजनीति को संकट के दौर से बचाने की कोशिश करेगा, ना कि संकट में धकेलने की। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।